नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लो के बीच इस वक्त कौन सी कैटेगरीज और फंड में करना चाहिए आपको निवेश? क्या कहते हैं दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े और आपके लिए क्या है बेस्ट, एसआईपी या लमसम? ये सब बताने के लिए हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। और ये पूरा एनालिसिस समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। उनसे समझेंगे हम पूरा एनालिसिस। गुड मॉर्निंग सर। कैसे लगे इस बार आपको एमफी के नंबर? बस ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो ट्रेंड है अच्छे मजबूत आंकड़ों का पैसा आने का वो बरकरार है। पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। दिसंबर महीने में जो आए म्यूचुअल फंड के एयूएम हल्का सा घटा है। 80 हज़ार करोड़ से घटकर 80,23,000 करोड़ तो कोई खास बात नहीं। मुश्किल से 50-55 हज़ार करोड़, वो इतने बड़े 1 लाख करोड़ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इक्विटी फंड्स का एयूएम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बढ़कर ही आया है। 35,66,000 करोड़ से बढ़कर 35,72,000 करोड़। वो अलग बात है, 5,000 करोड़ बढ़ा तो मतलब कोई ज़्यादा भी बढ़ा नहीं, तो इसलिए न ओवरऑल एयूएम कम हुआ उसमें दुखी होना है, इक्विटी का बढ़ा तो बहुत कूद के खुश होना है। इक्विटी इनफ्लो थोड़ा सा घटा है, 29,900 करोड़ के मुकाबले में 28,000 करोड़ के आसपास आया, यानी कि 1800-1900 करोड़ रुपए थोड़े से कम आए, विच इज़ फाइन। डेट का एयूएम घटा है, इसी वजह से ओवरऑल एयूएम घट कर भी आया है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी होती दिखी। डेट में तो सीजनल है, कभी भी कम ज़्यादा होते हैं और उसका ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। आउटफ्लो थोड़ा सा वहाँ पर 1,32,000 करोड़ का रहा है। म्यूचुअल फंड से नेट अगर डेट इक्विटी सब मिलाकर देखें तो 66,000 करोड़ के आसपास का पैसा निकला है, ये आप मानकर चल सकते हैं। और सर इस बार सुपरस्टार एसआईपी रहा, 31,000 करोड़ के पार एसआईपी। कैसे लगे आपको एसआईपी के नंबर? भरोसा बरकरार है। एक्चुअली इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का टेम्परामेंट और माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका है। वो जल्दी से पैसा निकालता नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के तौर पे पैसा लगा रहा है। दिसंबर के महीने में 31,000 करोड़ का निवेश आया है एसआईपी के जरिए। पहली बार 31,000 के पार निकला। इनफैक्ट पहले 31 क्या, पहली बार 30,000 के भी पार निकला है। तो पुराना जो हाई था 29,500 करोड़ के आसपास का था अक्टूबर का। नवंबर में 29,445 करोड़ आया था। दिसंबर में एयूएम जो बढ़ा है एसआईपी का वो बढ़कर 10,000 करोड़ से बढ़कर 16,63,000 करोड़ पहुंच गया है। कुल मिला के जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है उसमें एसआईपी का एयूएम लगभग 21% के आसपास पहुंच चुका है। और वो इसलिए अलग से देखना जरूरी कि ये एक स्थायी रेगुलर इन्वेस्टमेंट वाला पैसा माना जाता है, इसलिए इसे देखना भी ये जरूरी है। अब आइए, नए अकाउंट कितने बंद हुए, कितने खुले? तो करीबन 52 लाख एसआईपी अकाउंट बंद होते हुए दिखे हैं दिसंबर के महीने में। और नए जो खुले हैं वो करीबन 60.5 लाख खुले हैं, यानी कि अकाउंट बंद कम हुए हैं, खुले ज़्यादा हैं। और दिसंबर के महीने में ओवरऑल म्यूचुअल फंड में 26 लाख नए पोर्टफोलियो भी खुले हुए हैं। तो कुल मिला के ये कि एसआईपी बढ़ ही रही है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इसी वजह से 85% के आसपास ही आया। आप देखिए, आपके सामने टेबल आएगी। इस महीने एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 85% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। हल्की से एसआईपी ज़्यादा मेच्योर हुई है। नवंबर में 76% थी, अक्टूबर 77%, 75%, इसी रेंज में चल रहे हैं कमोवेश। तो ये आपके लिए नई एसआईपी जब तक ज़्यादा आ रही है कोई चिंता की खास बात है नहीं। और इसी वजह से आप देख रही हैं स्मिता की लगातार एसआईपी का एयूएम भी बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। बिल्कुल सर। और इक्विटी, इसका ट्रेंड क्या कहता है सर? इक्विटी का ट्रेंड अच्छा है, थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव है अलग अलग तरह के फंड्स में, वो समझना जरूरी है। फ्लेक्सी के ऑफ-फ्लैट ये सबसे पॉपुलर हो चुका है और स्पेशली साल 2025 में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। और नवंबर महीने से करीबन 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा आए फ्लेक्सी कैप में। सबसे ज़्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में ही आया है, 10,000 करोड़ का। मिड कैप में थोड़ा सा कम हुआ है, लार्ज और मिड कैप में भी हल्का सा कम हुआ है नवंबर के मुकाबले में। स्मॉल कैप में भी कम हुआ है, मल्टी कैप में भी कम हुआ है। कुल मिला के एक ही फंड है, सारे फंड्स में से अलग अलग फंड्स में पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ा पैसा कम आया है। एग्जिट नहीं हुए लोग, नया पैसा कमाया, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं आ रहा है तो फ्लेक्सी के फंड्स में आ रहा है। बिल्कुल। और हाइब्रिड फंड, इसके बारे में आपके क्या? अब हाइब्रिड फंड में क्या है कि सब तरह की एसेट क्लास है, इक्विटी भी है, डेट भी है। ऑफ कोर्स ज़्यादा इक्विटी वाला ही पैसा उससे मानते हैं हम। तो हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यहाँ अच्छा पैसा आ रहा है। ये क्या हो क्या रहा है, सोने चांदी की तेजी, फिर रीट्स भी अभी आ गए हैं, इन्वेस्ट आ गए हैं। उसके अलावा फिक्स इनकम में भी थोड़ा बहुत अगर लोगों को पैसा डालना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में काफ़ी जा रहे हैं। और यहाँ पर 5,300 करोड़ से 7,400, 2,000 करोड़ यहाँ ज़्यादा आया है पैसा। बैलेंस हाइब्रिड फंड लगभग थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आया है। बैलेंस एडवांटेज फंड में थोड़ा सा पैसा कंपेरेटिवली कम आया। लेकिन हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और इक्विटी फंड में फ्लेक्सी कैप फंड
ये एकदम मजबूती से आगे। बिल्कुल सर, आपने इतनी अच्छे तरीके से शुरुआत ही की कि एमफीस के नंबर आपको ज़बरदस्त इस बार लगे, लेकिन एओएम में हल्की सी गिरावट है। चिंता करें इस बात की? नहीं, किस बात की चिंता, काहे की चिंता, कोई चिंता नहीं। क्या है इसमें, मतलब इतने बड़े 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में 1000, 2000, 1500 करोड़ कोई खास मायने नहीं रखता है। 1-1.5% है अगर, और ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि आप जैसे सेंसेक्स निफ्टी हर रोज देखते हैं वैसे आप हर महीने म्यूचुअल फंड के आंकड़ों से एक महीने से थोड़ी ट्रेंड बनता है। एक महीने के नंबर से कभी ट्रेंड नहीं बनता। सो कहने का मतलब ये है कि इक्विटी में थोड़ा है, कम ही सही, लेकिन 28,000 करोड़ का पैसा है। मैं अगर किसी को चिंता करनी है इन आंकड़ों को देखकर, तो मैं उनको एक फॉर्मूला देता हूँ कब चिंता करनी चाहिए। जिस दिन आपको इंडस्ट्री में से महीने में 28,000 करोड़ निकलता हुआ दिखे, ओके। ये नया पैसा आया, 29,000 करोड़ की जगह 28,000 करोड़ आया, उसमें इतनी चिंता, 1,000 करोड़ कम आया, और 28,000 करोड़ एक्स्ट्रा है, वो पिछले वाला में 29,000 तो है ही है आपके पास, 28,000 और आया है। जिस दिन ये 28,000 करोड़ महीने महीने निकलने लगे ना, तब पसीना बहेगा, तब टेंशन में आइए। अभी काहे की टेंशन, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। एसआईपी रिकॉर्ड हाई पर है, पहली बार 31,000 करोड़ पे पहुंचा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। रेगुलर वाला डिसिप्लिन वाला पैसा आ रहा है, ये बढ़िया है ही। दिसंबर में एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो 85% है, वो भी ठीक है। आपके एसआईपी जब तक नए ज़्यादा खुल रहे हैं, नेट पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। नए फोलियो 26 लाख और खुले हैं नए, और क्या चाहिए। नए इन्वेस्टर आपको 25-25 लाख इन्वेस्टर एक महीने में मिल रहे हैं, क्या चाहिए। इस स्पीड से तो आप हिंदुस्तान के कितने इन्वेस्टर अगले 10 सालों में सबको कम आ जाओ अंदर सब वैसा। गोल्ड ये बड़ा पॉपुलर रहा है इस बार, हाँ इसका जिक्र है। सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट इक्विटी फ्लेक्सी के फंड में से भी ज़्यादा पैसा गोल्ड में आया है। अल्टीमेटली कुछ भी कहो, हिंदुस्तान के लोगों को जो गोल्ड पसंद है वो कहीं कहीं दिख ही जाता है। तो 11,600 करोड़ रुपए वहाँ पर आए हैं, ये अच्छा है। फ्लेक्सी के फंड की जैसे हमने बात की, ये सब तो इक्विटी में पहली पसंद है। ये लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इन फंड्स में पैसा थोड़ा सा घटा है। एयूएम थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन कोई मुझे ऐसी खास चिंता की बात नहीं लगती, ऑल इज वेल। ओके, तो सर ये तो एमफी के नंबर हो गए। अब मेरा आपसे सवाल ये है, जो कि मुझे लगता है हर कोई ये पूछना चाहता है आपसे, एसआईपी अच्छी होती है या लमसम? बिल्कुल। तो इस हर महीने जब हम म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास लेते हैं, तो एक किसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार का हमने जो मुद्दा चुना वो ये है कि क्या एसआईपी करनी चाहिए, एक मुश्त पैसा बाजार में लगाना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं, दोनों को में क्या कुछ होता है, मैं एक बार जरा आपको समझा दूँ। पहली चीज़, सबसे पहले ये कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी के निवेश ज़्यादा बेहतर होता है। मैं डेटा बताता हूँ आपको, क्योंकि 2025 में एसआईपी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 97% स्कीम ने पैसा पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2025 का पूरा साल ढीला चल रहा था, करेक्ट। ये तो नवंबर में जाके मार्केट ने फिर से हाई बनाया, तब तक तो हाल ख़राब था। 14 महीने तक बाजार ने कुछ किया नहीं। उसके बावजूद जितनी इक्विटी स्कीम्स हैं उसमें से 97% स्कीम पॉजिटिव बन रही है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, साल दर साल आप देखते हो ना लो पॉजिटिव रिटर्न आया है। अब इसमें एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और अगर आप सालाना 8% कमाई से खुश हैं, मेरा 8% का रिटर्न आया, मतलब 8% इसलिए कि एफडी से थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, और आप 15 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो 99% चांस है कि आपका पैसा बनेगा ही, डूबेगा नहीं। 15 साल के इन्वेस्टमेंट पे 8% का रिटर्न पर कमाना हर साल ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो मतलब एफडी से तो आप बेहतर ही कमा रहे हैं, नंबर 1। लेकिन अगर आपको साल का 10% कमाई चाहिए और आप 15 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, तब भी 95% चांस है कि आपके बनेंगे। अब आपने 5% ऐसे ही बहुत ही कबाड़ा है, कचरा फंड चुन लिया, तब तो अलग बात है। तो 95% चांस आपके के पैसे बनेंगे, इससे ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए पैसे लगा, आप बोले मैं तो 15 साल के लिए नहीं लगाऊंगा, एसआईपी नहीं करूंगा, मैं तो 3 साल के लिए करूंगा, अच्छी बात है। 3 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं, आपको चाहिए साल का 10% रिटर्न, तो चांस ये है 69% चांस है कि आपको 10% का रिटर्न 3 साल में भी मिल जाएगा एसआईपी में। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए ही पैसा लगा रहे हैं और आपको 8% ही चाहिए रिटर्न, तो 75% चांस है कि आपका पैसा तब भी बनेगा। सो इसका मतलब ये कि एसआईपी में आपके पैसे बनने के, रिटर्न्स बनने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग एसआईपी के बजाय लमसम पैसा भी लगाना चाहते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक जिनकी कमाई कभी कभार, फॉर एग्जांपल कोई एक फिल्म एक्टर है, जब फिल्म साइन करेगा अचानक से पैसा आता है। अगर साल 2 साल काम नहीं है, कोई टीवी एक्टर है, तो उसके पास पैसे नहीं है, जब होते तब एक साथ आता तो एक साथ लगाना होता है। तो कुछ लोग लमसम लगाना पसंद करते हैं, कुछ सैलरीड क्लास है हमारी आपकी तरह, तो हर महीने सैलरी आती है, पैसा लगाते हैं। सो लमसम में क्या है, टाइमिंग की बड़ी रिस्क है। अगर आपने, प्रॉब्लम क्या है,
अगर आपने सही टाइम पर पैसा लगाया तब तो लमसम में बढ़िया पैसा बन जाता है, टाइमिंग गलत होगी तो मुश्किल है। अब इसमें ना लमसम में मैं आपको कुछ बढ़िया डेटा देना चाहता हूँ। उसमें कि 3 से 5 साल का अभी जो पीरियड गया है, इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट में एसआईपी से थोड़ा ज़्यादा पैसा बना है। लेकिन अगर 1 साल, 10 साल, 15 साल का व्यू आप लेकर चलते हैं तो एसआईपी में पैसा ज़्यादा बढ़िया बना है। अब देखिए, जैसे 1 साल का व्यू है, आपके सामने एक टेबल आ रही है, उसमें 1 साल के व्यू में जो भी एसआईपी का रिटर्न है वो लमसम रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जहाँ लमसम में लार्ज कैप में 11% का रिटर्न रहा है, एसआईपी में 18% है। लार्ज कैप में 18%, 7% ज़्यादा होना बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। लगभग 60% की आउट परफॉर्मेंस होती है। इसी तरह से मिड कैप में अगर आएंगे, एचडीएफसी मिड कैप फंड में लमसम में कितना बना है? 7.25%। इधर 20.5% पिछले 1 साल में। तो 1 साल में तो एसआईपी वालों की बल्ले बल्ले हो गई, ये सबसे समझदार निकले हैं। अब आइए 3 साल में। 3 साल में लगभग बराबरी का मामला रहा है। ऐसा बहुत फर्क नहीं है, कहने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा लमसम में पैसा ज़्यादा बना है। फॉर एग्जांपल आईसीसी प्रू लार्ज कैप में 19% लमसम में आया या 17% आया। सो लगभग बराबर है 3 साल में। अब आइए 5 साल का व्यू ले लीजिए। 5 साल में भी लगभग बराबर है एसआईपी में और लमसम में। तो लमसम में कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। जबकि आप 10 साल में देखिए, 10 साल में लमसम में आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखेगा। 15% की बजाय वहाँ 16.5% रिटर्न आ रहा है। एचडीएफसी वाले में भी 18.5 की बजाय 21% आ रहा है। तो 10 साल में अगर आपका 2% रिटर्न भी एक्स्ट्रा बनता है हर साल, ये सालाना रिटर्न है, एन्युअलाइज्ड है, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, तो बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो जाती है। अब आइए 15 साल के पीरियड में, तो 15 साल के पीरियड में 2% की आउट परफॉर्मेंस है एसआईपी की लमसम के मुकाबले में। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे में जा रहे हैं और जितना एसआईपी में कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। जी, अब सर जब आपने इतने अच्छे तरीके से डिटेल में इसको समझा ही दिया, तो बताइए कि कौन से निवेशक हैं जिनको एसआईपी करना उनके लिए सही रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनको ऐसे एसआईपी में पैसा लगाना चाहिए। एक, जिनकी रेगुलर इनकम खुद की हो, क्योंकि एसआईपी का मतलब ही रेगुलर पैसा लगाना। तो आपकी इनकम भी रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, सैलरी से हो, किसी भी चीज़ से हो। लेकिन अगर आप रेगुलर कमा रहे हैं तो रेगुलर वाली क्यों करना चाहिए? उसमें एसआईपी करने से रेगुलर निवेश की अच्छी आदत पड़ती है। और सबसे बड़ा फायदा एसआईपी का ये है, पैसा कमाना तो सेकेंडरी है भाई, आप लाइफ में खाली कमाने के लिए थोड़ी पैसा, अच्छी आदतें भी तो होनी चाहिए, है ना? तो अगर आपको जिंदगी में कोई अच्छी आदत डालनी है तो एसआईपी से आती है, डिसिप्लिन से आती है। उससे क्या होता है, आप लोग हम रेगुलरली भी करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। जो स्ट्रेस आता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हर महीने जा रहा है, वो फ़र्क पड़ता है। फिर बाजार ऊपर हो या नीचे हो, आपका पैसा लगता है, ऊपर में भी लग जाता है, नीचे में भी लग जाता है। नहीं तो नीचे में आप लगा नहीं पाते। टाइमिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, दिमाग नहीं लगा। और नहीं तो क्या, जहाँ आप मिलोगे, अनिल जी और कितना गिरेगा, कब लगाऊं, रुकूं क्या अभी? अच्छा, मैंने बोला रुक जाना। मैंने बोला, पता चला 3 दिन बाद ही वापस मार्केट चल पड़ा। वापस 3 दिन बाद में पकड़ में नहीं आया। तो क्या है कि मार्केट टाइमिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एसआईपी में से पैसा डालने से एक बड़ा फ़ायदा कि मार्केट ऊपर नीचे हो तो भी आपका हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका असर भी आप पे कम होता है। और जैसे गिरावट के बाद रिकवरी आती है तो सबसे पहले एसआईपी पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल पॉजिटिव रिटर्न आने लगता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा, आपका पोर्टफोलियो जल्दी से हरा होने लगता है। बाकी लोगों का तो भाव आने में टाइम है। अभी हो ही रहा था ना, देखो लोग बोल रहे थे कि ओ भाई देखो निफ्टी तो 26,000 हो गया, हमारा तो पोर्टफोलियो 30% डाउन है। अब मैं आपको बताऊं, आप देखो एचडीएफसी मिड कैप का आपके सामने अभी रिटर्न रखे हैं, क्या लमसम के मुकाबले में कितने तगड़े रिटर्न आ रहे हैं? वहाँ पर आ ही रहे ना, 1 साल में एचडीएफसी में 6% के बजाय 20% का रिटर्न आ रहा है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एसआईपी में पैसा डालें तो आपको फर्क नहीं पड़ा कि मेरे भाव नहीं आए, आपके उल्टा आपकी कमाई बेहतर हुई है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि एसआईपी लंबे समय में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतनी ही कमाई की संभावना एसआईपी में बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और सर लमसम निवेश फिर किसके लिए होता है सही? लमसम निवेश बाजार की टाइम, लमसम में जिसके पास एक मुश्त पैसा आता हो उन लोगों के लिए लमसम निवेश है। लेकिन इसमें क्या, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और टाइमिंग की ही रिस्क है लमसम में, और कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं कि लमसम का मतलब आपका पैसा डूब जाएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइमिंग की रिस्क हमेशा रहती है कि अगर आपने सही टाइम पे पैसा नहीं डाला तो क्या करोगे। और वो क्यों है मैं बताता हूँ। होता क्या है स्मिता, के आम तौर पर लोगों की आदत है, तेजी का मार्केट होगा तभी पैसा लगाएंगे। एनएफओ भी आप देखते हैं सारे तेजी के मार्केट में आए, इस महीने सिर्फ 2 एनएफओ है। एनएफओ भी नहीं आते मंदी के मार्केट में, खराब मार्केट, तो आपका पैसा भी उसी वक्त जाता है।
प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग टॉप में पैसा लगाते हैं, टॉप में लगाते फिर दुखी होते हैं, फिर जैसे मार्केट गिरता है उस समय निकाल देते हैं। तो ऐसे में गलत समय पे पैसा लगाने से कई सालों तक आपका रिटर्न नहीं बनता। अगर आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, स्किल है, ट्रेंड है, आपके पास बहुत अच्छा एडवाइजर है, तो ही आप लमसम पैसा लगाएं। लमसम कैसा है, देखो क्रिकेट समझती हैं ना आप, बिल्कुल। क्रिकेट में कैसा 20-20 मैचेस हैं। आप लमसम का मतलब आप टाइमिंग करते हो, क्रिकेट में भी 20-20 में भी आपको बॉल की टाइमिंग करनी, मारना है, शॉट मारना है बड़ा। क्या होगा, या तो 6 ही जाएगा और बराबर बॉल पे टाइमिंग नहीं हुई तो आपका कैच आउट है। सेम ऐसा ही है इधर भी, अगर आपने एकदम सही टाइम पे एकदम बॉटम पे लगा दिया पैसे बन जाएंगे, नहीं तो गया काम से। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज एकदम क्लियर हो गया हर किसी को कि एसआईपी और लमसम दोनों में कौन है बेहतर। अब वक्त हो गया है फंड ऑफ द मंथ का। सर, इस बार फंड ऑफ द मंथ आपकी तरफ से? मिड कैप फंड्स 2026 हमें लगता है कि मिड कैप शेयरों के लिए बेहतर हो सकता है, और इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड तो हमने इस साल की शुरुआत नए साल के नए फंड में दिया था, लेकिन हमें लगता है कि मिड कैप फंड्स का भी एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए। ये मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं, मार्केट कैप के लिए आज से 101 से 250 की रैंक वाली जो कंपनियां उनमें पैसा लगता है। ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच का एक बैलेंस बनाने का काम करती हैं। मिड कैप फंड जो है वो स्मॉल कैप के मुकाबले में कम रिस्की हैं, लेकिन इनमें लार्ज कैप के मुकाबले में कमाई भी ज़्यादा होने के चांस है। लार्ज कैप कम कमाई देते हैं, मिड कैप थोड़ा उनसे बेहतर देते हैं, रिस्क उनसे स्मॉल कैप से कम है, इसलिए ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए बनता है। दूसरा है कि स्मॉल कैप बहुत इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो पता नहीं चलता कि ये कंपनी कितनी बढ़िया बनेगी, लेकिन मिड कैप एक साइज पे आने के बाद आपको फेयर अंदाजा लग जाता है कि ये कंपनी लार्ज कैप में या निफ्टी में जाने की संभावना रखती है कि नहीं रखती है। इसलिए 5 से 7 साल का अगर आपका व्यू है तो मिड कैप फंड्स इस महीने के लिए, इस साल के लिए आपके काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। और इसमें आप देख ही सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, HDFC आपके सामने लिस्ट है पूरी की पूरी, जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। हमारा फेवरेट इस साल अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो 92,000 करोड़ रुपए का HDFC मिड कैप फंड है, जहां पर आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। तो वो एक बेस्ट मिड कैप फंड हो सकता है जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सर, इस बार डिफेंस फंड को भी आपने रखा है अपने फंड? बिल्कुल, आमतौर पे मैं सेक्टोरल फंड कम पसंद करता हूँ फंड ऑफ द मंथ में, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक फॉर ए चेंज डिफेंस फंड्स में मुझे लगता है कि पैसा लगाने का एक मौका बन सकता है। छोटा एलोकेशन करें अपने पोर्टफोलियो का, छोटा सेक्टोरल फंड। इसलिए एक तो ट्रम्प की वजह से ग्लोबल माहौल बहुत ख़राब है, पता नहीं कब ईरान पे, इस पे, उस पे, किस पे क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, भगवान जाने। दूसरा, बजट में आने वाला है, बजट के पहले डिफेंस शेयरों में भी थोड़ा एक्शन होता है, डिफेंस में एलोकेशन बढ़ने की भी पूरी संभावना है। अमेरिका अपना डिफेंस बजट 50% बढ़ा तो सबको बढ़ाना पड़ेगा। करेक्शन हो चुका है, डिफेंस शेयर भी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आपके लिए बेहतर हो सकता है। 2 ही डिफेंस फंड है, HDFC का और मोतीलाल ओसवाल का, आप दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। जी, तो ये फंड ऑफ द मंथ सर की तरफ से। और अब वक्त हो गया NFO कॉर्नर का। सर, इस बार NFO में कहाँ रखे नजर अपनी? 2 फंड है, एक्टिव NFO और एक पैसिव है। एक्टिव में है कोटक डिविडेंड यील्ड फंड, इक्विटी स्कीम में ओपन एंडेड है, 19 जनवरी तक खुला है। ये उन कंपनियों में पैसा डालेगा जो पिछले 3 सालों में जिन्होंने डिविडेंड दिया है। FMCG हो गया, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, NBFC, जो भी बढ़िया डिविडेंड दे रही है उन कंपनियों में पैसा डालने का इनका प्लान रहता है। तो ये एक अच्छा फंड है, अगर आप एक्टिवली डिविडेंड वाले अच्छे स्टॉक्स ढूंढ कर उसमें पैसा डालना चाहते हैं तो आपके लिए कोटक डिविडेंड फंड है। एक पैसिव NFO भी खुला है, वो मोतीलाल ओसवाल का डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव FOF फंड ऑफ फंड है। इसमें क्या है कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम किसी एक फंड की लेते हैं, किसी दूसरे की लेते हैं, ये क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं हमारे में डाल दो, हम अलग अलग फंड में जाके डाल देंगे, फंड ऑफ फंड है। तो मोतीलाल ओसवाल ने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड का फंड ऑफ फंड बनाया, तो आपको 4-5 फंड नहीं चुनने और एक ही चुनना, फिर ये आप ले सकते हैं। तो ये दोनों है, और इसीलिए हमने इस साल NFO ऑफ द मंथ के तौर पर कोटक डिविडेंड यील्ड फंड, 2 ही थे, दोनों में से एक चुनना था, तो मैंने कोटक डिविडेंड यील्ड फंड चुना है। तो ज़्यादा बता रहा हूँ ना, आजकल फंड ज़्यादा आ नहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रहा NFO कॉर्नर आपके लिए। और अब वक्त हो गया काम की बात का। सर, इस बार काम की बात।
देखिए, काम की बात में पहले तो मैं बता दूँ हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, चाहे आपकी कम से कम कमाई हो या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। हर एक के लिए डिजिटल पेमेंट का जो है फोकस वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी के काफ़ी मामले आ रहे हैं। 2025 में 71,500 से ज़्यादा धोखाधड़ी के मामले में डिजिटल पेमेंट्स में हुए हैं। इसमें बैंकों से कैन यू बिलीव 36,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 36,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है। 3 से 3,500 करोड़ के डिजिटल फ्रॉड के मामले दिल्ली, माफ़ कीजिए, मुंबई और पुणे में ज़्यादा हैं। 2,000 से 2,200 करोड़ के आसपास के यूपीआई, देखिए वो तो डिजिटल फ्रॉड के थे, ये यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के मामले बेंगलोर में ज़्यादा हैं। नोएडा में ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के मामले 1,500-1,700 करोड़ के। हैदराबाद में सिम स्वैपिंग वाले मामले हैं, ये फेक मर्चेंट ऐप वाले हैं, वो 1,500-1,700। तो हर एक एरिया की भी स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग तरह के फ्रॉड वहाँ पर डिजिटल के हो रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर इस तरह के डिजिटल मामले फ्रॉड के बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए काम की बात में आपको ये ध्यान में रखना है। तो इससे बचेंगे कैसे फिर? हाँ, यह बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से फ्रॉड किया जाता है कि आपको रियल लगता है एकदम। तो पहली चीज़ तो ये कि डिजिटल पेमेंट शुरुआत होने से ज़िंदगी आसान तो हुई है, काम आसान तो हुआ है, लेकिन खतरे भी उतने ही बढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपनी यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। किसी अनजान आदमी को सब बिल्कुल भी ना बताएं, और अगर आप कहीं यूपीआई पिन का इस्तेमाल भी करें तो ऐसा तो नहीं, ज़रूरी है, पता नहीं चला कब आपका क्या हो जाए। दूसरा, बिना सोचे समझे कोई भी क्यूआर स्कैन, आजकल हम ये लगा दिया क्यूआर स्कैन, वो पता चला आपकी डिटेल सारी चलेगी, वहाँ खींच के ले गया हो। तीसरी चीज़ है, क्यूआर कोड अगर आप डाल भी रहे हैं तो पहले मर्चेंट को वेरीफाई कर लें कि वो मर्चेंट सही तो है कि नहीं है जिसको आप क्यूआर कोड के जरिए पैसा दे रहे हैं। अक्सर एसएमएस और ईमेल पे आपको एक लिंक आता है, भाई ये लिंक पे, फॉर एग्जांपल अभी मेरे को आया कल के, आपका एक चालान भरना है गाड़ी में पेनल्टी का। मैंने देखते मुझे थोड़ा डाउट हुआ, समझ में आ गया फर्जी है। नहीं तो आपको लगे अरे गाड़ी का चालान है, पता नहीं, चलो भर दो पैसे। ज़्यादातर लोगों को हाँ, उसके साथ वो आपकी सारी डिटेल्स ले लेता है। तो वो वाली तो, और ये जनरली ये सारी चीज़ें एसएमएस के जरिए आएगी या ईमेल के जरिए आएगी, इसको ध्यान में रखिए। एसएमएस और ईमेल के लिंक पे पेमेंट कभी ना करें, करना भी है ना तो उस वेबसाइट पे जाके करिए, ठीक है ना, ये अच्छा है। दूसरा, अनजान ऐप्स या वेबसाइट पर बैंक डिटेल्स ना डालें। कोई बैंक डिटेल्स मांगे, बैंक डिटेल्स नहीं देना मुझे, और कुछ बोलो, पैसे चाहिए ना पैसे दे दूंगा, बैंक डिटेल्स नहीं दूंगा। फिर पेमेंट सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप अपनी सावधानी सतर्कता खुद रखें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। और जैसे आपने कोई पेमेंट किया है, पेमेंट नोटिफिकेशन पर तुरंत अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लें कि भाई उतना ही निकला है ना पैसा। पता चला धड़ धड़ बैंक स्टेटमेंट, पूरा बैंक का अकाउंट आपका खाली हो गया। कोई भी आपको लगे कि ट्रांजैक्शन थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिख रहा है, संदिग्ध है, सस्पिशियस है, तो तुरंत बैंक को आप रिपोर्ट कर दीजिए। डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो खाली होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आज काम की बात यही है कि पेमेंट्स के मामले में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। बिल्कुल, और इस बात को आपको याद भी रखना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी एनालिसिस करिए एमपी के नंबर से लेकर तमाम एसआईपी और लमसम से लेकर काम की बात तक। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।